Good morning, students. Today we are going to revise the development of resources. What do you mean by the development of resources? जो हमारी संप्रदा है, जो भी विकास की जो भी रिसोर्सेज हैं वो हमें किस तरह से मिलती है, हाउ वी कैन ऑब्टेन इट इज़ ऑब्टेन बाय द environment, by our surrounding, but whatever we are getting from our surrounding, it is in the raw form. The man has to develop it. मनुष्य जो है उसको क्या करता है, अपने तरीके से उसको चेंज करता है to satisfy the human need, and for that the man has to do the different effort. वो तरह तरह के स्किल्स को इस्तेमाल करता है, जैसे कि टेक्नोलॉजी को, तरह तरह की तकनीकों को वो इस्तेमाल करता है, और साथ में वो कैपिटल इन्वेस्ट करता है, उस पर मुद्रा खर्च करता है, पैसे खर्च करता है, और साथ में डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी वो साथ में उसको डेवलप करता है, उसका विकास करता है. अगर हम एक इंडस्ट्री बनाते हैं तो अगर कोई इंडस्ट्री वहाँ डेवलप हो रही है तो उसके लिए हमें और क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी. सबसे पहले तो हमें लैंड की ज़रूरत होगी. अगर हमें एक इंडस्ट्री बनाना है तो आप मान के चलिए कि आपको लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, ज़मीन की, जिस पे आप इंडस्ट्री को बनाएंगे, चाहे वो सरकार बनाए चाहे वो इंडिविजुअल कोई भी बनाए. तो अगर लैंड की ज़रूरत है तो केवल लैंड पर ही इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं बन सकता है, क्योंकि उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, कैपिटल की. कैपिटल आपको मिला तो फिर आपको वहाँ पर काम करने के लिए मज़दूरों की ज़रूरत पड़ेगी. यू नीड लेबर्स, एंड देन आफ्टर दैट लेबर्स मिल गए, देन यू नीड अ ऑर्गेनाइजेशन. आपको उस काम की देखभाल के लिए, उसको बनवाने के लिए मैनेजर्स, ऑर्गेनाइजर्स, तो सुपरवाइजर्स की ज़रूरत पड़ेगी. एंड द लास्ट इज़ द इंटरप्रेन्योर. इंटरप्रेन्योर के मतलब जो मालिक है, जो इस चीज़ का रिस्क उठाने के लिए तैयार हो कि अगर उस इंडस्ट्री से उसको फ़ायदा होता है, प्रॉफिट होता है या नुकसान होता है, तो वो दोनों चीज़ को बेयर कर सके, अपने ऊपर ले सके. तो ये 5 मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है. बिना ये 5 मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं चल सकती. तो किसी भी रिसोर्स को हमें डेवलप करने के लिए उसका क्या करना है, वी हैव टू यूटिलाइज द थिंग्स. द यूटिलाइजेशन, उसको इस्तेमाल करना, एक्सप्लॉयटेशन एंड द प्रिजर्वेशन. प्रिजर्वेशन के लिए हमको उसके लिए सबसे पहले तो चीज़ों को उसकी खोज करना, फिर उसको इस्तेमाल करना और फिर उसको बचाना. ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे रिसोर्सेज को क्या करती है, डेवलपमेंट, उसको डेवलप करती है. तो अभी हम इसके बाद रिवाइज करेंगे द conservation of resources, how we are going to conserve the resources. The God has given the resources. It is a gift of God. It is a free gift of nature. जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, पशु पक्षियाँ हैं, और साथ में जैसे मिट्टी है, आपका मृदा है या सॉइल है, ये सारी चीज़ें, वाटर है, तो ये सारी चीज़ें हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है. वी आर नॉट गोइंग टू पे अ पाई ऑल्सो. ये सब चीज़ें हमें जो है प्राकृतिक देन है हमारे लिए. तो इसको हमको बचाना है, इसको हमको कंजर्व करना है, इसकी हमको सुरक्षा करनी है. तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व इट, आवर एनवायरमेंट. तो इसके लिए गांधी जी ने कहा है, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड. इसको आप इस तरह से देख लीजिए
इसको आप इस तरह से समझ लीजिए, हर किसी की ज़रूरत के लिए पर्याप्त मतलब इनफ है, और किसी के भी लालच के लिए ये चीज़ें नहीं है। जो भी प्राकृतिक संपदा है, जो भी हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है, वो किसी एक के लिए नहीं है, वो सभी के इस्तेमाल के लिए है। तो हमें अपने ग्रीड के लिए नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं करना है। नाउ वी कैन कंजर्व द रिसोर्सेज इन द फॉलोइंग मैनर्स। उसको हम कैसे बचा सकते हैं? तो नाउ द लैंड रिसोर्सेज, जैसे कि मृदा है, लैंड रिसोर्सेज भूमि का जो रिसोर्सेज है हमारे पास, संपदा है, तो उसको हम उस पे हमारी भूमि पे बहुत सी चीज़ें हैं। आप देखिए कि आप प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, पेड़ पौधों को लगा सकते हैं, पशु पक्षियाँ हैं, साथ में आप उस पर कंस्ट्रक्शन वर्क कर सकते हैं, फिर रोडवेज़ हैं, रेलवेज़ हैं, और साथ में एयरवेज़ हैं। सारी चीज़ों का निर्माण किस पे होता है? भूमि पे होता है। भूमि पे आपने देखा है प्लेन्स भी होते हैं। प्लेन्स मतलब हमारी जो भूमि है, हमारे जो जिस पे खेती होती है, और साथ में पठार भी आपने देखा हो, वो क्या है? मिनरल्स। पठार क्या है? मिनरल्स का स्टोर हाउस है, वहाँ पर खजाना है, सारे खनिजों का खजाना। और पठार पे जो पठार हैं और जो हमारे प्लेट्यूज हैं, इट इज़ कवर्ड विद द फॉरेस्ट एंड द माउंटेन्स। ऑल द पहाड़ी एरिया और पहाड़ जो हैं, इट प्रोवाइड्स अस द फॉरेस्ट, सॉफ्टवुड, हर्ब्स, मेडिसिनल प्लांट्स, जो हमें जड़ी बूटियाँ प्रदान करती है। ये क्या है? सारी भी जड़ी बूटियाँ जो हैं वो हमें, और साथ में ये सब हमें कहाँ से मिलता है? सब पहाड़ी एरिया। इस तरह से हम इसको कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, इसका बचाव, हम भूमि के लैंड का बचाव कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले जो है वो अफॉरेस्टेशन, हम वृक्षारोपण करेंगे, फिर साथ में डेवलपमेंट ऑफ शेल्टर बेल्ट्स, और साथ में ग्रोइंग ग्रास ऑफ बुशेस, हम घास को उगाने का ये जगह जगह उगा देंगे, ताकि क्या है, हमारे जो चरागाह, हमारे जो जानवर हैं वो उसमें चर सकें। ओवर ग्रेजिंग, जहाँ पर जानवर ज़्यादा चरते हैं वहाँ पर हम उसको कम करेंगे, ताकि वहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ रहे। और साथ में क्या है कि सॉइल इरोजन को हम उसको चेक करेंगे, उसको हम उस पर रोक लगा देंगे, ताकि सॉइल का इरोजन जो है वो ना हो पाए। और साथ में हम कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम बनाएंगे, ताकि फ्लड को, वो बाढ़ को रोक सके। और कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, और ज़्यादा हम जो है वो खनिजों को ना निकालने का काम करें, निकालें लेकिन उसको एक लिमिटेड क्वांटिटी में, ज़्यादा नहीं। तो इस तरह से हम जो है ट्रीटमेंट ऑफ अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट बिफोर इट डिस्पोजल, तो हम जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, कारखाने हैं, उसमें से जो भी चीज़ें हम डिस्पोज आउट करते हैं उसको हम पहले ट्रीट कर लें, उसको हम पहले से क्योर कर लें, उसको हम अच्छे से उसका हम निवारण कर लें और तब उसको डिस्चार्ज करें। तो इस तरह से क्या है कि हम अपनी मृदा का और अपने भूमि का बचाव कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि सॉइल एज अ रिसोर्स, जो सॉइल है ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्स है, जो हमारे पृथ्वी को, हमारी सबसे बड़ी बात, पृथ्वी के ऊपरी जो परत है उसको बहुत ही उपजाऊ बनाता है। तो अगर हम भूमि के ऊपरी परत पर हम उसके लिए ध्यान दें, उसका बचाव करें और उसको हम ज़्यादा एक्सप्लॉइट ना करें, ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, तो इससे क्या है कि हम अपनी जो पृथ्वी के ऊपरी परत का बहुत ही अच्छे से देखभाल कर सकते हैं और उसको बहुत सालों तक उपजाऊ बनाकर रख सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो भूमि की ऊपरी परत है जिसको टॉप सॉइल बोलते हैं,
टॉप लेयर बोलते हैं वो ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब उसमें उर्वरक शक्ति ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें मरे हुए जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उसमें ज़्यादा वहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे बहा करके नदियाँ ले आती हैं और उससे भी क्या हो जाते हैं, अब जैसे पेड़ से पत्तियाँ गिरती हैं तो वो सड़ करके और वो पहले परत में मिल जाती है, तो उससे क्या होते हैं, जानवर भी कभी कभी जीव जंतु जब उसमें डेड रिमेन्स ऑफ द एनिमल्स, डेड प्लांट्स, ये सब उसमें मिल जाते हैं, देन इट मेक्स द लैंड फर्टाइल। एंड second layer which is rich in silt, sand and clay, and the third layer you can see the weathered rock, means there are two layers. First is non-porous and porous rocks and the last one is the bedrock. तो इसको मैंने इसके पहले भी आपको समझाया है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हम रिवाइज करेंगे सॉइल इन इंडिया, भारत में मृदा वर्गीकरण। तो हम सबसे पहले इसका वर्गीकरण हम विभिन्न तरीके से, जैसे इसका वर्गीकरण आप केमिकल, एज, कलर, साथ में केमिकल के आधार पे, कॉम्पोजिशन के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी डन। सो देयर आर 6 टाइप ऑफ सॉइल इन इंडिया. First is alluvial soil, second is black soil, third is red and yellow soil, fourth is laterite soil, fifth is arid and desert soil, and the sixth is forest and the mountain soil. तो अब हम ऊपर देखेंगे सबसे पहले alluvial soil को, जलोढ़ मिट्टी को, मृदा को। तो सबसे ज़्यादा हमारे जो भारत का नॉर्दर्न प्लेन्स है, जो हमारा उत्तरी भाग है, उसमें बहुत ज़्यादा एरिया जो है वो जलोढ़ मिट्टी या अलूवियल सॉइल कवर करता है, जिसमें आप ले लीजिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये पूरा एरिया जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र जो रिवर सिस्टम है, ये पूरा आपको जलोढ़ मिट्टी और अलूवियल सॉइल से घिरा हुआ मिलेगा। नाउ द मेन फीचर्स, इसके फीचर्स हैं तो आप इस तरह से देख लीजिए। इट इज़ रिच इन द पोटैश, लाइम एंड फॉस्फोरिक एसिड, इसमें ये रिच है, इसमें ज़्यादा पाया जाता है। और इसके डिफिशिएंसी, इसकी कमी क्या क्या चीज़ है, नाइट्रोजीनियस एंड द ऑर्गेनिक कंटेंट इसमें कम पाया जाता है। एंड इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, खादर एंड द भागर, ये 2 तरह के होते हैं। तो ये 2 तरह की मृदा होती है। इसमें आप सबसे पहले आपने देखा खादर, इट इज़ न्यू सिल्ट डिपॉजिटेड बाय रिवर, ये नया सिल्ट होता है और जो रिवर के पास ये सबमिट होता है। साथ में आप भागर को देखेंगे, इट इज़ ओल्ड अलूवियल डिपॉजिटेड बाय रिवर, इसमें क्या है कि ये पुरानी मृदा जलोढ़ मिट्टी होती है और ये भी रिवर के ज़रिए से ही इसका निर्माण होता है। फिर आप देखें, इट इज़ फाइन ग्रेड, लाइट कलर्ड एंड द हाई इन फर्टिलिटी, ये क्या है, ये बहुत फाइन, बहुत महीन होती है और साथ में ये बहुत हल्के रंग की होती है और इसकी फर्टिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। फिर आप भागर को देखेंगे, इट इज़ कोर्स, ये जो है थोड़ी दरदरी होती है और इसमें कंकड़ ज़्यादा होते हैं और इसका जो रंग होता है वो डार्क होता है और इसमें थोड़ा सा इसकी फर्टिलिटी किससे, खादर से कम होती है। फिर आप देखें थर्ड पॉइंट, खादर इज़ फाउंड नियर द रिवर बैंक, ये रिवर के बिल्कुल किनारे पे इसका फॉर्मेशन होता है, मिलता है। और जो भागर है वो जो है वो थोड़ी दूरी पर, फ्लड प्लेन पे, थोड़ा दूर पे, नदी से थोड़ी दूर पे इसका फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से आपने इसको खादर और भागर को दोहराया। ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। अब काली मिट्टी को क्या बोलते हैं, आपको मैंने बताया था रेगुर, ये रेगुर सॉइल बोलते हैं और इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। काली
जो है वो कपास सॉइल भी बोलते हैं। और ये जो है कैसे बनती है, ये जो है वो वॉल्केनिक बेसाल्टिक रॉक के टूटने से इसमें लावा का अंश होता है, एंड दैट्स वाई इट इज़ वेरी फर्टाइल फॉर द ग्रोइंग ऑफ शुगर केन एंड कॉटन, एंड इट इज़ फाउंड इन द डेक्कन ट्रैप। ये कहाँ पर, दक्कन में ज़्यादा इसका फॉर्मेशन होता है रीजन में। महाराष्ट्र में आप इसको ज़्यादा इस मिट्टी को देखेंगे, फिर उसके बाद एमपी में भी मिलती है, फिर गुजरात में, और कुछ भागों में आंध्र प्रदेश एंड द कर्नाटका। और इसके मेन फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, इट इज़ फाइन एंड क्ले, ये बहुत ही महीन और बहुत चिकनी और साथ में बहुत ही जो फर्टाइल होती है, उर्वरक से भरी हुई होती है, और साथ में इसके अंदर बहुत ज़्यादा नमी होती है। इट कैन रिटेन मॉइस्चर फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक ये नमी इसके अंदर रहती है। और फिर जब ये सूख जाती मिट्टी, व्हेन इट डेवलप क्रैक्स, व्हेन इट बिकम ड्राई, there is a cracks, it appears the cracks, you can see the cracks in this mud, and it become, जब ये गीली रहती है, when it is what you call that, when there is a moisture in this it becomes sticky, जब इसके अंदर पानी रहता है तो ये बहुत स्टिकी, बहुत ही चिपचिपी हो जाती है। and it is rich in lime, magnesium, potash, और इसके अंदर जो है पुअर, इसके अंदर जो कमी होती है फॉस्फेरिक की, और साथ में इट इज़ गुड फॉर द ग्रोइंग ऑफ कॉटन एंड शुगर केन। नाउ बाय द हेल्प ऑफ मैप, आपको मैंने मैप के थ्रू बता दिया था कि कहाँ कहाँ पर हमें ये तरह तरह की मिट्टी मिलती है, सॉइल मिलता है। तो आप इस तरह से मैप में समझ लीजिए, ये जो ग्रीन वाला भाग है ये फॉरेस्ट एंड माउंटेन, मतलब ये आपकी पहाड़ी चिकनी मिट्टी यहाँ मिलती है। आप इस तरह से देख लीजिए, मरुस्थल आपने यहाँ देखा, मरुस्थली मिट्टी को, और साथ में आपने देखा यहाँ पर काली मिट्टी, ये काले से मैंने बनाया, काली मिट्टी यहाँ बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि महाराष्ट्र, गुजरात, ये डेक्कन ट्रैप में, और अलूवियल प्लेन को मैंने इस येलो कलर से बनाया। तो आप देखिए पंजाब, हरियाणा, कुछ भाग राजस्थान का है, साथ में उत्तर प्रदेश और बिहार और वेस्ट बंगाल, और साथ में आपने देखा लाल और पीली मिट्टी को, लाल और येलो तो सॉइल, तो आपने देखा ये महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के कोस्टल एरिया पे, और इधर भी आपने देखा ब्लैक सॉइल को। तो ये सारी मिट्टी जो है आपको ये पूरे भारतवर्ष में जगह जगह मिलती है। तो आज हम अपना रिवीजन यहीं ख़त्म करते हैं। आई एम फिनिशिंग माई रिवीजन हियर चिल्ड्रन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू स्टूडेंट, गुड बाय।